हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम आपके लिए बेसिक ऑफ ज्योमेट्री में एक नया टॉपिक नई ऊर्जा के साथ लेके आए हैं, वृत्त, सर्कल। इस वीडियो में मैं आपको वृत्त के बारे में जो है वो आपके लेवल की जो है वो भरपूर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पहले भी ये जान चुके हैं कि बिंदुओं से ही आकृतियां बनती हैं, तो देखिए एक वृत्त कैसे बनता है। सपोज करो कि मैं एक बिंदु यहां पर कोई ओ नाम का ले लेता हूं। यदि कोई एक बिंदु का समूह लोकस ऑफ पॉइंट, बिंदुओं का एक समूह, इसके चारों ओर समान दूरी पर इस फिक्स, ये जो बिंदु मैंने बीच में लगाया है ये एक कोई निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर मैं बिंदुओं का समूह एक लोकस ऑफ पॉइंट रख दूं, यानी कि मैं ये इसके चारों तरफ बंद आकृति का निर्माण कर दूं और उन सभी बिंदुओं की दूरी इस निश्चित बिंदु से बराबर हो, तो इस प्रकार की आकृति जो आपके सामने बन के आती है उसे क्या कहते हैं? इस वृत्त। यानी कि धरातल पर पड़े हुआ बिंदुओं का वो समूह जो गोलाकार आकृति का निर्माण करता है और उन सभी बिंदुओं की दूरी किसी निश्चित बिंदु से बराबर रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये जो गोलाकार आकृति, ये जो गोलाई में पड़ी हुई है, इसका नाम है परिधि। इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, शॉर्टकट में मैंने सीसी लिख दिया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और ये जो निश्चित बिंदु है, जो फिक्स बिंदु जो मैंने बताया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में बोल देंगे इसको केंद्र। यानी कि इन सभी बिंदुओं की दूरी केंद्र से क्या रहती है? बराबर रहती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने केंद्र के बारे में जाना कि केंद्र क्या है? एक निश्चित बिंदु है जिससे इन सभी बिंदुओं की दूरी, लोकस ऑफ पॉइंट जो आपके यहां पड़े हुए हैं, ये बिंदुओं का जो समूह है, जो समुच्चय है, ये क्या रहता है? इस केंद्र से बराबर दूरी पर रहता है। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट आपके पास जो आया वो क्या था? परिधि। परिधि क्या है? गोलाई में पड़ी हुई चारों तरफ के बिंदुओं का समूह जो आकृति का निर्माण कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ओरिजिन ये है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसके अंदर, वृत्त के अंदर और क्या क्या गुणधर्म होते हैं। लीजिए एक बार फिर से हम इस वृत्त का निर्माण करते हैं। सपोज करो ये आपके पास वृत्त है जिसका केंद्र O है। यदि यहां पर जो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु था उसको मैं नाम A दे दूं, यहां पर जो एक बिंदु था उसका नाम B दे दूं, और मैं एक लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड की सहायता से परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाता हूं। कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, वो चाहे यहां पर लेते हैं, एक यहां पे, इनको मिला दूं, या एक यहां है, इनको मिला दूं, या एक यहां ले लूं, एक यहां, इनको परस्पर मिला दूं। कहने का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को जब मैं परस्पर मिला देता हूं, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, इस तरीके से आप हजारों रेखाखंड जो हैं एक वृत्त के अंदर खींच सकते हैं, और ये सारे के सारे रेखाखंड क्या कहलाते हैं? वृत्त की जीवा। क्या कहलाते हैं? वृत्त की जीवा, वृत्त की कोण है ये। ठीक है, वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त के केंद्र पर, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। तो एक वृत्त के अंदर जो है वो असंख्य जीवा हो सकती हैं, पर शर्त क्या है कि कोई भी जीवा इस केंद्र को टच नहीं करती है, छू के नहीं जाती है, इसके बिल्कुल समीप से जा सकती है, केंद्र के बिल्कुल नजदीक से होके जा सकती है। ये सारी जीवाएं होंगी जो इसके केंद्र के बिल्कुल समीप से भी होके जाएगी, चाहे इतने से एरिया से जाएगी, चाहे जैसे मर्जी जाए। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला कोई भी रेखाखंड जो होगा वो क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। परंतु यदि सपोज करो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड, यानी कि इनमें से कोई भी एक जीवा
केंद्र में से होकर निकल जाए, केंद्र में से होकर इस तरह से निकल जाती है, तो फिर वो जीवा अपना नया नाम रख लेती है। क्या है वो? वृत्त का। अब जीवा न कहकर हम उसको क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। तो फोर्थ कंसेप्ट आपके पास आ गया, वृत्त का व्यास, यानी कि डायामीटर। डायामीटर, डायामीटर क्या है? वृत्त की हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी परिभाषा को हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, उसे वो वृत्त का क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। तो इसे डायमीटर, इसको हम शॉर्ट में जो है डी से नोट करते हैं, इसको सी से नोट करते हैं, इसको कैपिटल सी से नोट करते हैं और इसको ओ से नोट करते हैं, डी फॉर डायमीटर। अच्छा, उसके बाद यदि मैं केंद्र से वृत्त की परिधि तक के डिस्टेंस, जो ये लोकस ऑफ पॉइंट जो गोलाई में बैठा हुआ है, जो परिधि का निर्माण करता है और उनकी दूरी केंद्र से निश्चित रहती है, ये जो निश्चित दूरी है ये क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपने देखा कि वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की जो दूरी है, ये सारी दूरियां, ये जो दूरियां हैं, ये सारी दूरियां समान हैं, बराबर हैं, तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो आपको यहां पे देखने में आया होगा कि सपोज करो एक त्रिज्या आपने केंद्र से इधर को ली और एक इधर को ली, जैसे ये केंद्र से एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये दोनों जो त्रिज्याएं हैं वो मिलकर क्या बन रही हैं? एक व्यास बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि आर जो है वो क्या है? डी का आधा है, यानी कि व्यास का क्या है? आधा है। यानी कि जब हम व्यास का आधा करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? वृत्त की त्रिज्या। या तो आप ये कह सकते हैं कि डी जो है वो त्रिज्या का क्या है? दुगना है। डी इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू डी अपॉन 2 आप लिख सकते हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या, व्यास, जीवा, परिधि के बारे में मैंने आपको जो है वो बता दिया। आप इस कंसेप्ट को थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए, सपोज करो ये आपके पास कोई वृत्त है, ये जिसका केंद्र O है। यदि मैं इस पर एक जीवा लेता हूं, ये कोई ए बी जीवा है, तो आपने ध्यान दिया होगा यहां पर कि ये जो जीवा है वृत्त को दो टुकड़ों में बांट रही है। ये जो जीवा ली मैंने ए बी, इसने क्या किया? वृत्त के कोई दो टुकड़े बना दिए, ये वृत्त के दो खंड बना दिए। एक ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम इसका नाम देंगे ये दीर्घ वृत्त खंड है, और जो नीचे को बन रहा है वो क्या है? छोटा है, तो इसके लिए मैथ में हम क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड, यानी कि ये एक आपके पास मेजर सेगमेंट बन गया और ये आपके पास माइनर सेगमेंट बन गया। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो इस तरीके से जितनी भी जीवाएं हैं वो हर बार जो है वृत्त को दो हिस्सों में बांटेगी। पर यहां पर कंडीशन क्या है कि हर बार आप देखेंगे, क्योंकि अगर मैं सपोज करो यहां पर भी इतने क्लोज भी अगर वृत्त के केंद्र से होकर निकलता हूं तो भी वृत्त के यहां पर दो ही हिस्से बन रहे हैं। इनमें से एक दीर्घ वृत्त खंड होगा और एक लघु वृत्त खंड होगा। कहने का मतलब क्या है कि जीवा जो है वृत्त को दो असमान भागों में बांटती है, एक दीर्घ वृत्त खंड और एक लघु वृत्त खंड। तो ये आपके पास जो है इस कंसेप्ट में आप लिख सकते हैं कि दीर्घ वृत्त खंड आपके नोट करने के लिए एक टर्म मिल गई और एक मिल गया आपको लघु वृत्त खंड। कैसे बनते हैं? जब भी कोई जीवा वृत्त पर खींची जाती है तो वो हमेशा वृत्त को दो असमान भागों में बांटती है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। आपको कोई भी जीवा ऐसी नहीं मिलेगी जो वृत्त के दो हिस्से बराबर के बना दे। उनमें से एक हमेशा छोटा होगा और एक हमेशा बड़ा होगा। भले इसमें जो है अगर ये बिल्कुल क्लोज होगा तो इनमें डिफरेंस जो है वो नाम मात्र का होगा, नेग्लिजिबल होगा, परंतु डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इस कंसेप्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। सपोज करो अगर
ये जीवा मैंने आपसे कहा कि कोई केंद्र से होकर गुजर गई, वो केंद्र से, और इसको हमने नाम दिया ये व्यास है। इस बार अगर हम चेक करें कोई भी व्यास, इस तरीके से एक वृत्त के ऊपर जो है वो असंख्य व्यास हो सकते हैं। एक वृत्त के ऊपर इन्फिनिटी मैनी डायमीटर जो है हम बना सकते हैं। तो हर बार आप देखेंगे किसी भी डायमीटर की बात कर लीजिए, ये हमेशा वृत्त को दो असमान भागों में बांटने वाले हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्यास जो होता है वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है। दो हिस्सों में बांटने का मतलब है कि पूरे वृत्त जो है वो बंट के दो आधा बन गया। यानी कि हम तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं अर्धवृत्त। यानी कि अर्धवृत्त ये है और अर्धवृत्त ये है। अर्ध का मतलब आधा, आधा वृत्त ऊपर और आधा वृत्त नीचे, ये पूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो डायमीटर जो है वो हमेशा वृत्त के दो समान भाग बनाता है, बिल्कुल बराबर के भाग बनाता है। परंतु जो जीवा होती है वो हमेशा वृत्त को दो असमान भागों में ही बांटता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आपके लेवल की बात करते हैं। सपोज करो अगर आपके पास कोई एक जीवा है, सॉरी जीवा नहीं, एक वृत्त है, और इस वृत्त के ऊपर यदि मैं कोई एक पी पॉइंट लेता हूं, इसमें से मैं कोई एक लाइन गुजार दूं, तो इस प्रकार की रेखा जो है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था उस टाइम रेखा के कंसेप्ट में कि स्पर्श रेखा, तो वो स्पर्श रेखा आपको यहां पे देखने को मिली, स्पर्श रेखा। ये आपका टेंजेंट लाइन है। ये एक ऐसी रेखा है जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए आगे निकलती है, और ये जो बिंदु जहां पे ये स्पर्श कर रही है इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये आपके पास जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका टेंजेंट है। यानी कि ये एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त के एक वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चाहे कोई भी बिंदु आप ले लो, इसमें से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। इसके बाद आप जो है कोई और स्पर्श रेखा चाहे और वो उस बिंदु के समीप से भी उस बिंदु में से निकले, ऐसा संभव नहीं है। तो एक बिंदु से केवल मात्र एक ही स्पर्श रेखा जो है वो खींची जा सकती है। तो अब इसको, अगर यही स्पर्श रेखा सपोज करो वृत्त के अंदर से होके गुजर जाए, तो ये स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। सपोज करो अब ये यहां से होके निकल गई, यानी कि इस बार इसने क्या किया, जीवा की भांति किसी दो बिंदु को छूते हुए या दो बिंदु के ऊपर से गुजर गई, तो फिर ऐसी जो रेखा होगी वो क्या कहलाती है, यानी कि ये इसको भेद के निकल गई, तो हम इसके लिए नाम यूज करते हैं छेदक रेखा। किसी बंद आकृति में से होकर गुजरने वाली कोई भी रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा। इसके लिए इंग्लिश में नाम यूज करते हैं सेकेंट। ये कैसी है, सेकेंट लाइन है जो वृत्त के दो बिंदुओं में से होकर गुजर चुकी है। तो इसी कंसेप्ट में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए सपोज करो ये आपके पास कोई एक वृत्त है और इस वृत्त का ये कोई ओ केंद्र है। यदि मैं यहां पर एक त्रिज्या ये लेता हूं और एक ये लेता हूं, ये यहां पर ए बिंदु को और बी बिंदु पर जो है वो मिल रही है, तो ये जो हिस्सा है यानी कि दो त्रिज्याओं ने और वृत्त की जो परिधि है, एक बात यहां पर और थोड़ा कंसेप्ट को थोड़ा सा और यहां पर बढ़ा लेते हैं। जो परिधि बनी है, वृत्त की जो गोलाई बनी है, वो हम कह सकते हैं कि बड़ी सारी चापे जो हैं, चाप लिख लीजिए यहां पर, चाप इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्क। मैं अगर इस वृत्त को यहां से तोड़ देता हूं इस तरह से, तो ये बड़ी सारी ये चापे जो है मुझे प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं इसी कंसेप्ट को दोबारा से रिवर्स करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारी चापे जो है वो मिलकर क्या बना देगी, एक कंप्लीट परिधि बना देगी, एक पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस बना देगी। तो अगर मैं यहां पर इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ए बी जो है यहां से यहां तक, ये क्या है, एक चाप है। और अगर मैं यहां पर अगर इस पूरे वृत्त को सिर्फ दो चाप में ही विभाजित कर दूं, तो एक चाप जो त्रिज्या के मध्य है वो आपको छोटी लग रही है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये क्या है, लघु चाप है।
माइनर आर्क है, और जो ऊपर की तरफ को बच गई वो कैसी चाप बनी, फिर दीर्घ चाप है। ठीक है, दो प्रकार की चाप है। परंतु यदि मैं एरिया की बात करूं, ये दो त्रिज्याएं हैं और एक चाप, और इसके मध्य जो ये एरिया है, ये इसकी बात करूं तो त्रिज्या और चाप के मध्य का जो हिस्सा है, ये सारा का सारा जो एरिया है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड। क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड। ये सेक्टर बन गया आपके पास, त्रिज्या खंड सेक्टर। तो सेक्टर भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। ये कैसा है, लघु त्रिज्या खंड, और ये जो बाहर की तरफ को, यही त्रिज्याएं जो हैं इस बड़ी चाप के साथ भी तो एक एरिया बना रही हैं, तो ये कंप्लीट एरिया, ये बाहर की तरफ वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। यानी कहने का मतलब क्या है कि वृत्त के केंद्र से जो मैंने दो त्रिज्याएं बनाई, जो एक चाप है और इनके मध्य का जो हिस्सा है, ये सारा का सारा वो क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड। तो यहां पर आपको दो टाइप के त्रिज्या खंड देखने को मिल सकते हैं। एक त्रिज्या खंड हमेशा छोटा होगा और एक बड़ा होगा। छोटे वाले को लघु त्रिज्या खंड और बड़े वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे आपके लेवल की बात करते हैं कि और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आपको यहां पर जो है और चीजें भी कुछ एक चीजें मिलेगी। क्या है वो देखिए। सपोज करो अब मैं कंप्लीट जो अभी तक हमने जो ऊपर हिस्सा पढ़ा है उसको थोड़ा सा यहां पर हाईलाइट कर देता हूं कि क्या क्या हमने पढ़ा एक ही फिगर के ऊपर। यहां पर आपने पढ़ा कि ये क्या है, केंद्र है, ओरिजिन है इसका। ये क्या है, वृत्त की परिधि है। अगर दो बिंदु जो हैं परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। और अगर कोई जीवा केंद्र में से होकर गुजर जाए तो वो फिर क्या कहलाने लग जाता है, व्यास कहलाने लग जाता है। और वृत्त की किसी बिंदु से निकलने वाली जो बाहर स्पर्श करते हुए जाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त का टेंजेंट कहलाता है। और अगर कोई वृत्त के अंदर से होकर गुजर जाए तो वो क्या कहलाता है, छेदक रेखा, सिकेंट कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक वृत्त के अंदर जो है किस तरह से, और अगर दो त्रिज्याएं अगर हम ले लेते हैं तो दो त्रिज्या के मध्य का ये हिस्सा है, ये क्या कहलाया था, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड भी आपको दो देखने को मिले थे, लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। इसी तरीके से अगर व्यास और जीवा की बात करते हैं तो इन्होंने भी वृत्त को दो हिस्सों में बांटा था। इसमें से एक बना था लघु वृत्त खंड और एक बना था दीर्घ वृत्त खंड। तो अब ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था वो मैंने आपके सामने जो है वृत्त का मोटे तौर पे बता दिया है। अब थोड़ी सी अगर हम इसके एरिया की बात करें कि इससे रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे निकाली जाती है तो उसको भी थोड़ा सा आपके लेवल पर बता देते हैं कि यदि आपको किसी वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ये निकालनी हो तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यह क्या आता है, 2 पाई आर का प्रयोग। यहां पर जो पाई वर्ड है, पाई जो है इसका जो मान है वो 22/7 यानी कि 3.14 आप ले सकते हैं। ये एक्चुअली पाई जो है, ये जो पाई आपके पास है वो क्या है, आपकी जो वृत्त की परिधि और जो वृत्त का व्यास है, जो वृत्त की परिधि होती है ये और ये जो व्यास है, इसके बीच का जो अनुपात है वही पाई होता है। और वृत्त की परिधि को मैंने आपको कहा था कि कैपिटल सी से लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं कैपिटल सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई का मान मैंने आपको बता दिया। पाई बनता कैसे है, वृत्त की परिधि तथा व्यास के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पाई। उसके बाद अगला, यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया निकालना है अगर, तो फॉर्मूला आपका लग जाता है पाई आर स्क्वायर। क्या लग जाता है आपके पास फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरीके से यदि आपको वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद यदि आप अर्धवृत्त का निकालना चाहे
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये निकालना हो तो यानी कि पाई आर स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा इसका पाई आर स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर आपको वृत्त की परिधि का भी अर्ध परिधि निकालनी हो, यानी कि वृत्त अर्ध निकालनी हो, ये आधी ही परिधि निकालनी हो, अर्ध वृत्त की परिधि निकालनी हो, तो इसका भी जब आप हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, पाई आर प्लस इस तरीके का बनेगा, ये पाई आर प्लस ये 1r और ये 2r प्लस 2r और जुड़ जाएंगे। तो यदि आपको अर्ध परिधि निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर प्लस 2r। इसके बाद यदि आपको किसी चाप का एरिया, चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, वृत्त की जो चाप होती है उसकी लंबाई ज्ञात करनी हो, तो आप लिख सकते हैं थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, या आप इसको और क्या कह सकते हैं, थीटा अपॉन ये 2 से इसको काट देंगे 180 पाई आर। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई। तो आज आपके जो स्टैंडर्ड का जो बात है वृत्त से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। वैसे तो वृत्त जो है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है प्रॉपर्टियां आपको पढ़ने को मिलेगी, बहुत ज्यादा गुण धर्म पढ़ने को मिलेंगे, पर अभी आपके वो लेवल के हैं नहीं, इसलिए आपके लेवल की जितनी बात है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि आप में से कोई इससे ज्यादा विस्तृत रूप से अगर जानना चाहेगा तो मैं फिर से एक और वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो प्यारे बच्चों, जितना मैंने आपको ये आज पढ़ाया है इसको आप रिवाइज करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है वो बंद करता हूं, और नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।